न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव, सोच आपकी, आवाज हमारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ रिया कुमारी। खबरों की शुरुआत करते हैं, लेकिन एक नजर हेडलाइंस पर। हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी विवि के दीक्षांत समारोह में पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह, छात्रों को देंगे डिग्री। उत्तराखंड में उपभोक्ताओं को झटका, 9.64% होगी महंगी बिजली, 1 अप्रैल से लागू होगी नई दरें। हरिद्वार में आज 100 युवाओं को संन्यास की दीक्षा देंगे बाबा रामदेव। महोत्सव में पहुंचे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के नीचे से गुजरेगा गजराज का राजपथ, बनेगा एशिया का सबसे लंबा कॉरिडोर। अब खबर विस्तार से। खबर उधम सिंह नगर की सीमांत खटीमा से है, जहां पर वर्षों से चली आ रही फैक्ट्री से निकलने वाले गंदे पानी से किसानों की जमीन और जंगली जीव जंतुओं को नुकसान पहुंच रहा है। आपको बता दें कि ईस्टर फैक्ट्री से निकलने वाला गंदा पानी जो फैक्ट्री से बहते हुए नाले में जाकर गिरता है और नाला क्रोकोडाइल पार्क में जाता है। सरकार द्वारा पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए लाखों रुपए की लागत से बनाए गए क्रोकोडाइल पार्क में फैक्ट्री का गंदा पानी जाने से वहां पर रहने वाले मगरमच्छों का जीवन खतरे में बना हुआ है। साथ ही अन्य जंगली जानवर भी उस पानी को पीते हैं और अन्य जंगली जानवरों का जीवन भी खतरे में बना हुआ है। तो नुकसान हो जाएगा क्योंकि केमिकल वाला पानी है। तो अगर हमारे खेतों में आए पड़ेगा, जैसे हमने कोई फसल उगा रखी है तो फसल में हम पानी डालते हैं तो फसल सूख जाएगी, नष्ट हो जाएगी, खराब हो जाएगी। जब अच्छा पानी हो तो उसकी कोई और बात है, अच्छा पानी हो तो फिर तो कोई उसमें वो दिक्कत नहीं कोई लगाने की। लेकिन सब तो फैक्ट्रियों का पानी आ रहा है, उचित नहीं है। अच्छा, से क्या होगा? हमारे पशु जैसे आ जाते हैं, जैसे नदी का पानी पिएंगे, अगर पानी में केमिकल आ रहा तो पिएंगे तो उसमें वो उनकी मतलब जानलेवा हो सकता है, उसको ख़त्म भी हो सकते हैं जानवर। क्योंकि अगर गंदा पानी है, केमिकल वाला पानी है तो वो तो पिए, नुकसान तो हो ही सकता है जानवरों का। ये जानकारी आपके ही माध्यम से प्राप्त हुई थी कि ईस्टर कंपनी के द्वारा ये नाले में विदाउट ट्रीटमेंट ये पानी छोड़ा जा रहा है, जिसके संबंध में संबंधित वन क्षेत्र अधिकारी को निर्देश दिए गए कि मौके पर जाकर अवलोकन करें। जिसके क्रम में वन क्षेत्र अधिकारी खटीमा द्वारा अवगत कराया गया कि ये जो संबंधित फर्म है, ये इंडस्ट्री है, जो इसको नोटिस निर्गत किए गए। करीब 2 सप्ताह से अधिक का समय इसमें व्यतीत हो चुका है, किंतु अभी तक उनका कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। उन्हें पुनः एक बार चेतावनी और नोटिस का जवाब देने के लिए रिमाइंडर किया जाएगा। उसके उपरांत नहीं तो नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मसूरी नगर पालिका में व्याप्त भ्रष्टाचार और अनियमितताओं को लेकर की गई शिकायत की जांच शहरी विकास विभाग ने शुरू कर दी है, जिसको लेकर आज अपर निदेशक शहरी विकास अशोक पांडे 5 सदस्यीय टीम के साथ मसूरी नगर पालिका परिषद पहुंचे और शासन स्तर पर नगर पालिका प्रशासन और पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता के द्वारा किए गए भ्रष्टाचार और अनियमितताओं को लेकर की गई शिकायतों की जाँच शुरू कर दी है, जिससे नगर पालिका में हड़कंप मचा हुआ है। शिकायतें प्राप्त हुई थी, जिसमें शासन ने एक कमेटी बनाई है, उसके आधार पर जांच हो रही है। अभी आप लोगों ने सिर्फ पेपर देखे हैं तो जांच के बारे में कुछ कहना अभी उचित नहीं होगा। स्थलीय निरीक्षण भी करेंगे सर? जी, डेफिनेटली स्थलीय निरीक्षण। शिकायतकर्ताओं से भी आप बात करने जा रहे हैं सर? शिकायतकर्ताओं से भी बात करेंगे और आवश्यकता महसूस हुई तो। मसूरी के संबंध में निदेशालय स्तर को की गई थी, जिसमें अपर निदेशक महोदय की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय कमेटी गठित हुई थी और वो आज यहाँ पे आए हैं फाइल का निरीक्षण करने। नैनीताल जिले की प्रभारी मंत्री और कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने आज रामनवमी के अवसर पर रामनगर स्थित आंगनबाड़ी केंद्र पहुंचकर चैत्र नवरात्रि के अवसर पर कन्या और बटुकों का पूजन अर्चना किया। उन्होंने कन्या पूजन के पहले आदिशक्ति महाभगवती दुर्गा की पूजा अर्चना की। उसके बाद मां दुर्गा के विभिन्न 9 रूपों के प्रति कन्याओं की पूजा अर्चना की और विधि विधान से श्रद्धा और सम्मान का भाव रखते हुए इस कार्य को संपन्न किया। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के कालिका मंदिर में नवरात्रि के अवसर पर इन दिनों मंदिर में श्रद्धालुओं की काफी भीड़ उमड़ी हुई है और इस मंदिर से जुड़ी कई मान्यता है। आपको बता दें कि रामनवमी के अवसर पर श्री कालिका मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। ध्वजारोहण महोत्सव को धूमधाम से मनाया जाता है और आपको बता दें कि कालिका भवन में स्थित अष्टधातु कीर्ति स्तंभ पर झंडे जी का आरोहण भी कराया गया। इस दौरान श्रद्धालुओं ने फूल बरसाए और देवी की जयकारे लगाए। ये भवन श्री कालिका माता समिति, जिसके संस्थापक हमारे सरदास जी महाराज जी, जिनके पीछे फोटो लगी है, इनके द्वारा इसका संस्थापन हुआ। ये 70 वर्षों से हम इस त्यौहार को मना रहे हैं। रामनवमी वाले दिन
हमारे यहाँ झंडा उत्सव मेन होता है। इससे पहले 9 दिन नवरात्रों में करीब 54 या 108 ब्राह्मण यहाँ पर सुबह शाम पाठ, दुर्गा अष्टकाम का पाठ करते हैं। और इसी कड़ी में हमारे यहाँ 3 दिन एक महाशक्ति सम्मेलन होता है, जिसमें विभिन्न प्रांतों से बड़े बड़े दूर से अच्छे संत आकर अपना शक्ति सम्मेलन कर प्रवचन से हम सबको लाभान्वित करते हैं। इसी दिन अष्टमी वाले दिन हमारे यहाँ सुबह कुमार का पूजन होती है, जो सैकड़ों बल्कि कि हजारों की तादाद में यहाँ पर कन्या पूजन किया जाता है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने दुर्गा नवमी के पावन अवसर पर अपने आवास पर परिवार के संग कन्या पूजन किया। इस अवसर पर मंत्री गणेश जोशी ने देवी रूपी कन्याओं का आशीर्वाद प्राप्त किया और प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। राज्य गठन के बाद प्रदेश को बिजली के दामों में बड़ा झटका लगने जा रहा है। ये पहला मौका है जब बिजली के दामों में 13.25% की बढ़ोतरी हुई है, जिसमें से सबसे ज्यादा बिजली का भार घरेलू कंज्यूमर पर पड़ने जा रहा है। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने साल 2023-24 के लिए बिजली टैरिफ प्लान घोषित किया है। इस टैरिफ प्लान में सबसे ज्यादा बिजली के बड़े दामों की मार आम जनता पर पड़ने जा रही है। कहना ये चाहेंगे कि जैसे ऊर्जा प्रदेश की बात होती है, ऊर्जा प्रदेश था, लेकिन 2006-07 तक ऊर्जा प्रदेश था जब हमारे पास अपनी जनरेशन कंजम्पशन से ज़्यादा थी। बट वर्ष 2007 के बाद जैसे जैसे यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, जो आज की डेट में जो बताया गया आपको कि सिर्फ जो हमारी जनरेशन हो रही है वो सिर्फ 30% हो रही है, बाकी 70% जनरेशन जो है पावर हमें बाहर से प्रोक्योर करनी पड़ती है, जिसकी वजह से ये कॉस्ट बढ़ती है। आज मैं आपको एक बात बताऊंगा कि जो हम ये ARR दे रहे हैं, जैसे आज हमने इनको 9,900 करोड़ रुपये अलाउ किए हैं, इसमें 85% जो कॉस्ट है वो सिर्फ पावर की है। पावर प्रोक्योरमेंट की कॉस्ट 85% है, बाकी जितने भी चाहे इंटरेस्ट ऑन इक्विटी है, रिटर्न ऑन इक्विटी है, इंटरेस्ट ऑन लोन है, दैट इज उनके O&M खर्चे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन खर्चे हैं, दैट इज ओनली 15%। 85% इज द मेजर पोर्शन विच इज फॉर पावर परचेज। आज देहरादून आम आदमी पार्टी में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है, जिसमें उन्होंने कहा कि देश आजादी के 76 वर्ष पूरा करने की ओर बढ़ रहा है। देश को आजादी दिलाने के लिए आजादी की लड़ाई में हमारे महान शहीद हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए थे। उनका सपना था कि जिस दिन हमारा देश आजाद होगा उसके बाद अशिक्षा दूर होगी और भारत का एक शिक्षित राष्ट्र बनेगा। देश के लोगों को अपने इलाज के लिए भटकना नहीं पड़ेगा और नौजवानों को भरपूर रोजगार मिलेगा। किसानों को उनकी फसल का उचित दाम मिलेगा। 76 वर्ष बीतने के बाद आज देश के जो हालत है, उनके मद्देनजर लोगों का ये सपना पूरा नहीं हो पाया है और मोदी के रहते ये सपना कतई पूरा नहीं हो सकता है। ये आम आदमी पार्टी का बयान है। देखिए, देश के जो हालात हैं आज़ादी के 76 साल में वो ठीक नहीं है। जिन लोगों ने अपनी शहादत दे करके देश को आज़ाद कराने के बाद ये उम्मीद की थी कि आज़ादी के बाद देश में बेहतर शिक्षा मिलेगी, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी, रोज़गार मिलेगा, किसान को उसकी फसल का दाम मिलेगा, तो आज इन 8 सालों में मोदी जी ने हालात ऐसे कर दिए कि वो सब होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। और जब वो गलत कर रहे हैं और उसके खिलाफ कोई आवाज़ उठा रहा है, कोई पर्चा बांट रहा, पोस्टर लगा रहा, तो उसके खिलाफ वो मुकदमा दर्ज कर रहे हैं, उसको जेल में बंद कर रहे हैं। जितने अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, मोदी जी ने उन सबको अपनी पार्टी में शामिल करके भाजपा की वॉशिंग मशीन में धुल करके उनको तो गंगा नहा लिए, वो पवित्र हो गए। और जो ईमानदार लोग हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं, वो उनकी पार्टी में शामिल होने से जब मना करते हैं तो उनको जेल में डाल करके उनको प्रताड़ित कर रहे हैं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, सरकारें तोड़ने का काम कर रहे हैं। तो मोदी जी ने अच्छे लोगों को जेल में डाला और अपराधियों को अपनी पार्टी में शामिल किया। लेकिन उससे बड़ा जो देश के अंदर हो रहा है कि पूरी पार्लियामेंट 12 दिन से नहीं चली और जेपीसी की गठन की मांग को लेकर के तो बीजेपी अडानी के खिलाफ कोई कार्रवाई करने से इसलिए बच रही है कि अडानी मोदी जी का मित्र है, मोदी जी का भाई है, मोदी जी का मैनेजर है। तो अडानी के खिलाफ तो कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन मनीष सिसोदिया जेल में रहेंगे। तो उसके खिलाफ आम आदमी पार्टी ये मानती है कि अगर देश में लोकतंत्र की रक्षा करनी है, देश के अंदर अगर ये तानाशाही खत्म करनी है, तो मोदी जी को प्रधानमंत्री पद से हटाने के लिए एक वातावरण बनाना पड़ेगा। तो इसलिए हमने मोदी हटाओ और देश बचाओ के पोस्टर का ये कैंपेन आम आदमी पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर पूरे देश के जो सभी 28 प्रदेश और केंद्र शासित राज्य हैं उनकी राजधानियों में पोस्टर अब लगाने अभियान जारी किया है। और उसके साथ साथ जो उत्तराखंड की सरकार है, उत्तराखंड की सरकार ने जिस तरह से यहाँ पर जनता पर महंगाई की मार करने के साथ यहाँ पर भ्रष्टाचार का बोलबाला कर रखा, कैग की रिपोर्ट बता रही है। और उनका मेयर सुनील उनियाल गामा
की संपत्ति का ब्यौरा बता रहा है कि चाउमीन बेचने वाला 50 करोड़ का मालिक बन जाता है। तो इस भ्रष्टाचार के खिलाफ भी हम लड़ाई लड़ेंगे, ये हमारा मकसद है। और आज के दिन जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जन्म हुआ, जब माँ दुर्गा ने महिषासुर का दमन किया, हम उनसे प्रार्थना कर रहे हैं, अपने शहीदों से की आत्मा से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें मनोबल दे, हमें इतनी ताकत दे कि हम इस लड़ाई को मजबूती से लड़ सकें। देहरादून के दून मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय में अब किसी भी प्रकार के धरना प्रदर्शन पर रोक लगा दिया गया है। आपको बता दें कि आज अस्पताल परिसर में इससे संबंधित बोर्ड भी लगा दिया गया है। नौकरी से हटाए गए कर्मी फिलहाल शांतिपूर्वक धरने पर बैठे हुए हैं। अस्पताल प्रशासन के इस कदम से कर्मचारी नाराज है। उन्होंने कहा है कि वो लोकतांत्रिक ढंग से अपनी मांग रख रही है, लेकिन इस पर कार्रवाई के बजाय उनकी आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। आगे मीडिया से बातचीत कर उन्होंने बताया है कि 31 मार्च को सचिवालय कूच भी करेंगे, जिससे वो अपनी आवाज शासन तक पहुंचा सके। देखिए, जो यहाँ पर सबसे पहला जो हमारा मुद्दा है, 15 मार्च 2023 को जितने भी कर्मचारी हैं सबकी सेवा समाप्त कर देगी। पहले तो नोटिस दे के हटा दिया कर्मचारियों को कि 15 मार्च को सेवा समाप्त करें। अब ये नोटिस जो यहाँ पर पीछे आप देख सकते हैं, उसमें लिखा है धंधा प्रदर्शन वर्जित क्षेत्र। अब कहीं अस्पतालों में आज तक कभी ये मतलब हुआ है कि कहीं अस्पतालों में इस तरह से बोर्ड लगे, कहीं जो पब्लिक प्लेस है उसमें ऐसे बोर्ड लगे? ये देखो, ये मतलब जो आवाज़ है उसको दबाने की पूर्णतः कोशिश की जा रही है। और हम ये चाहते हैं कि जो कर्मचारियों की यहाँ पे बाहर किए गए हैं उनको दोबारा बहाली कर दी जाए। जो डिमांड शासन को गई है, समय रहते उस डिमांड को पूरी कर दी जाए और 1 तारीख से समस्त कर्मचारियों की दोबारा नियुक्ति कर जाए, वो भी रिक्त पदों के सापेक्ष। तो जितने भी आप लोगों का कर्मचारी हो यहाँ के, तो आप लोगों का क्या पोस्ट है यहाँ पे, क्या करते हैं? हम यहाँ पे कोविड के टाइम पे नियुक्तियाँ मिली थी समस्त कर्मचारियों को, और बीच में ये हवाला दिया गया है कि मतलब कोविड के टाइम के लिए रखे, कम टाइम के लिए रखे। हमने उस टाइम पे पेंडेमिक था तो हमें आवश्यकता थी इस वजह से रख दिए। लेकिन देखिए, जो वर्तमान स्थिति अस्पतालों की वो लचर व्यवस्था से बनी हुई है कि कोविड का तो मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन जो वर्तमान स्थिति अस्पतालों की है ऐसी बनी हुई है कि कर्मचारी हैं ही नहीं, जो है उनको बाहर कर दिए हैं। हम तो उस चीज़ के लिए लड़ रहे कि अगर आपके पास पोस्ट हैं, पद खाली हैं, कर्मचारियों की कमी है, तो उन पदों पे कर्मचारियों की जो काम कर रहे हैं, जिनको तुम बाहर कर रहे हो, उन्हीं कर्मचारियों को अंदर करो, उनसे काम करवाओ। अगर तुम्हें कमी है, हम इस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं। अब देखो, कोविड आ रहा दोबारा, अब कमी तो पड़ेगी शासन को, उसको व्यवस्था तो प्रशासन ने संभालनी है। उसके बाद उस चीज़ को तो वो जिम्मेदारी पूर्वक लें उनको। अब जो कर्मचारी बाहर किए गए हैं, अगर वो देखो, अगर बाहर कर देंगे दोबारा, अगर कोविड के ऐसी ना आए, ऐसी मतलब महामारी दोबारा ऐसा ना आए, अगर कुछ ऐसा होता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जैसे ये बात आ रही है ना कि कोविड दोबारा पड़ रहा है, तो हमें कोविड के दौरान नहीं रहना, क्योंकि कोविड की सिर्फ 2 महीने की वेव रहती है। वो 2 महीने की वेव निकल जाएगी, तीसरे महीने फिर हमें निकाल देंगे। तो हम कोविड के भरोसे नहीं रहना चाहते। अब जैसे उत्तराखंड गवर्नमेंट ने टारगेट लिया है कि टीबी को 2024 तक यहाँ से खत्म कर देना, एलिमिनेट कर देना पूरा। सेंट्रल गवर्नमेंट का टारगेट है 2025 तक। तो वह चीज़ें ऐसी नहीं होंगी ना, जो कोविड के दौरान जो मशीन से आई हैं, करोड़ों रुपये की मशीन आई हैं, वही प्रोसेस उसमें टीबी में भी होना है। तो गवर्नमेंट उसको हमें निकालने की बजाय हम ट्रेंड हमारे जो कर्मचारी हैं उन्हीं को वहाँ पे लगाए ना। 2024 अगला साल आ गया, आप टीबी एलिमिनेट कैसे कर दोगे? तो इसी को लेवल पे जिस तरह से कोविड आपने हैंडल करने के लिए मशीन्स मंगाई है, उन्हीं को कर्मचारियों को वहाँ बहाली दी जाए तो टीबी एलिमिनेट होगा। आज पुलिस उप महानिरीक्षक और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा पुलिस कार्यालय देहरादून, एसएसपी ऑफिस देहरादून में कोतवाली मसूरी से संबंधित प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। आपको बता दें कि देहरादून पुलिस को बड़ी सफलता हाथ मिली है। गैंगरेप में वंचित और 6 वर्षों से फरार 50,000 रुपए का इनामी अभियुक्त को देहरादून से गिरफ्तार कर लिया गया है। देखिए, 2017 में एक मुकदमा पंजीकृत हुआ था थाना मसूरी में, जिसमें 302, 201, 376 डी का जो मुकदमा था वो हुआ था, जिसमें एक युवती के साथ गैंगरेप के पश्चात उसकी हत्या कर दी गई थी। इस संबंध में 9 अभियुक्त प्रकाश में आए थे, जिसमें से 8 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो चुकी थी। जो एक शेष था उसकी गिरफ्तारी हमारी मसूरी टीम द्वारा की गई है। ये जो अभियुक्त था, ये जयकरण भगत, ये सीतामढ़ी बिहार का रहने वाला है और इसकी तलाश काफ़ी टाइम से पुलिस को थी। वांछित था, ये 50,000 का इनामी था। इसको लेकर के लगातार टीम वहां दबिश दे रही थी। इसी बीच जो है इसके संदर्भ में सूचना मिली और टीम द्वारा इसकी जो है अरेस्टिंग की गई। तो आज के इस खबर में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज रिपोर्टर लाइव। धन्यवाद। ये है न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव। सोच आपकी, आवाज हमारी।